सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे गैर मामूली और गैर मुतवक्के वाक़े की जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता की सियासत को हिला कर रख दिया है। इसराइल की तरफ से कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत पर हमला न सिर्फ खित्ते में सिफारती तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है बल्कि अमरीका, कतर और इसराइल के ताल्लुकात पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। ये पहला मौका है कि इसराइल ने किसी गल्फ स्टेट के अंदर बराह रास्त हमला किया है। कतर, जो कि अमरीकी इत्तेहादी भी है और गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में कलीदी सालसी का किरदार अदा कर रहा था, अब खुद को गैर मामूली दबाव महसूस कर रहा है। इस हमले के बाद खित्ते में एतमाद का फुकदान बढ़ चुका है और जो दीगर खलीदी रियासतें हैं ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर कतर जैसी रियासत, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी एयरबेस मौजूद है, वो महफूज नहीं है तो बाकी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत क्या होगी। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात और इसराइली जो फैसले हैं उसके दरमियान वाज़ेह तज़ाद दिखाई दे रहा है। अमरीका एक तरफ सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है और दूसरी तरफ उसके करीब तरीन इत्तेहादी के इक़दामात अमरीकी सिफारतकारी को सुबुताज कर रहे हैं। ये सूरत हाल अमरीकी आलमी साख और जो गल्फ़ नेशंस हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात पर एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ अगर गल्फ ममालिक की बात करें तो पहले से ही यमन, ईरान और खित्ते की ताकतों के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन में है। कतर पर जो हमला हुआ है वो GCC के इत्तेहाद को मज़ीद दबाव में अब लेकर आ चुका है और इसराइल का ये इक़दाम बज़ाहिर गजा में अमन कायम करने के इम्कानात को सुबुताज करता है। हमास और कतर की सालसी पर बराह रास्त वार का मतलब ये है कि जंगबंदी के बजाय तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, जंग मज़ीद फैलेगी। मगर मौजूदा सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या इसराइल वाकई किसी सुलह का ख़्वाह है या दायमी जंग ही उसकी अब पॉलिसी बन चुकी है। नाज़रीन, कतर पर हमला सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि ये खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक समत का तयन करने वाला लम्हा है, क्योंकि कतर पर हमला इसराइल ने बगैर बताए किया और उसका कहना यह है कि उसने अमरीका को लूप में लिया। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि अमरीका अपनी पॉलिसी में किस हद तक तब्दीली लेकर आता है, गल्फ नेशंस किस तरह अपने इत्तेहाद को बरकरार रखते हैं और सबसे बढ़कर गजा के अवाम को कब एक पायदार अमन नसीब होगा। इस अहम इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इसके अलावा हमारे साथ साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। मगर इस इशू पर आने से पहले कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत मेजर अदनान असलम शहीद की, जिनकी लाजवाल कुर्बानी और कमाल जज्बा इसार ने एक नई दास्तान रकम की है। इस हवाले से एक वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह ये अजीम सपूत अपने साथी की ढाल बने और फिर जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी अपने साथियों के बारे में फिक्रमंद दिखाई दिए, पूछते रहे, कौम के इस बहादुर बेटे को खिराद तहसीन पेश करते हैं। तो इसी से आज प्रोग्राम की इब्तिदा कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मेजर अदनान शहीद वायरल फुटेज में देखा जा सकता है किस तरीके से अपने साथी की उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, बचाई, और उसके बाद में भी उनके बारे में कितने फिक्रमंद रहे। उनकी इस कामराइडरी पर आपके क्या जज्बात? आई थिंक ये जो बहादुरी की मिसाल है ये अनगिनत मिसालें हैं, और जिस तरीके से मेजर अदनान असलम ने अपने साथी को, कॉमरेड को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी की, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, उनकी कमांड, उनकी इंस्पायरिंग कमांड, लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उसके बाद जज्बा शहादत, एवरीथिंग गिव यू अ मोर फोर्स मल्टीप्लायर्स, और जियो ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जो पूछ रहे हैं कि उस सिपाही का, मेरे साथी का क्या हाल है। आई थिंक हैट्स ऑफ, आई मीन ऑनेस्टली दिस इज द रीज़न व्हाई पाकिस्तान आर्मी इज अमंग द वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज, क्योंकि इसमें हमारे तमाम ऑफिसर्स ऑल रैंक, राइट फ्रॉम सेकंड लेफ्टिनेंट टू सिपाही सालार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, they never look back, they give inspiration to their commanders, उनके लिए मोरल हाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनकी ऑपरेशन रेडीनेस करते हैं, उनका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस गेन करते हैं बाय सेटिंग पर्सनल एग्जांपल। और उसके बाद इस ऑफिसर ने जिस तरीके से जो अफसर ने
कमाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है। माई हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स, उसकी बहनों को जिन्होंने कहा हमारा ये दिलेर भाई, बाप ने कहा कि ये मैंने कुर्बान किया और ये ऐसी बात की। ये है पाकिस्तान की फौज, ये है पाकिस्तान के पेरेंट्स, उनके बहन भाई, उनकी बेगमात जो विडो यंग एज में 20, 22, 23, 24 साल की एज में हो जाती हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि साहब बजाय गम करने के उनके अहले खाना की तरफ से जो जज्बात मुल्क के लिए सामने आए, जो कुर्बानी के जज्बात, शहादत के जज्बात सामने आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो, मेजर अदनान असलम शहीद हो गए, वतन पर कुर्बान हो गए। बिल्कुल, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी जो फील्ड मार्शल आसिम ने हमेशा एक बात की है, ये शोहदा हमारे माथे का झूमर है, उनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं। जितना फौज अपने शोहदा का, उनकी फैमिली के एहतराम करती है, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, आई थिंक ये किसी फौज में नहीं है। और इसीलिए जब हमारे ट्रुप्स देखते हैं कि हमारे शोहदा का और हमारी फैमिली का ही ख्याल किया जाता है, ये उनको बड़ा ट्रस्ट होता है कि देगा हम शहीद होंगे तो ये हमारे पीछे हेलीकॉप्टर किया जाएगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल है जो मेरे अदनान ने की है, और ये कमाल जुर्रत का मुजाहरा। आई थिंक दिस ऑफिसर विल गेट अ वेरी हाई गारंटी अवार्ड, और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले जमील साहब आपके भी कमेंट लेना चाहूँगा। मेजर अदनान असलम की शहादत के हवाले से जो फुटेज वायरल है, उसके साथ साथ एक जुमला भी वायरल हो रहा है कि मुबारक हो, मेजर अदनान असलम वतन पर कुर्बान हुआ और उन्हें शहादत नसीब हुई है। क्या कहेंगे आप? ये मेजर अदनान वो सिंबल है, वो इस्तारा है जो इस कौम के जज्बात का इजहार है, जो इस फ़ौज के इस जज्बे का इजहार है, जिस जज्बे से ये फ़ौज लड़ती है। इस फ़ौज को दुनिया के तमाम अफवाज जानते हैं कि इनका क्या जज्बा है, क्या तरबियत है, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। और इसीलिए शायर ने कहा है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, और ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो इस जज्बे से न सिर्फ फौजी अफराद, जवान से लेके जर्नैल तक, बल्कि इससे उनके फैमिली, उनके महल्ले हार लेके पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, किसी का लख्ते जिगर अगर न हो तो महसूस खिला तो होता है, लेकिन वो जज्बा उसको हावी हो जाता है, और वो जज्बा कहता है कि नहीं, यही तो इस वतन अजीज़ की, वो कहते की ज़रूरत थी और वतन अजीज़ की पुकार थी। तो वतन अजीज़ की पुकार पर और मिल्लत पर कुर्बान होने के लिए ये फ़ौज ये वो जज्बा रखती है। और ये देखिए, दुनिया में कहाँ एग्जाम्पल मिलती है कि चवंडा में अपने सीनों पर बम रख के, सीनों पर एंटी टैंक माइन रख के नीचे लेट जाना। कहीं मिसाल कम से कम हमें तो नजर नहीं आई। और दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले को ऐसे पसपा कर देना जैसे हमने मक्खियां मारी थी, टैंक नहीं गिराया था, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस लिहाज से ये इस्तारा ये जिंदा रहने वाले हैं। ये वैसे भी शहीद कभी वो मरता तो नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, लेकिन ये इस्तारे हैं इस कौम के, जो इस कौम को, इस कौम के जज्बे को, इस फौज के जज्बे को उस उरूज पर पहुंचाते हैं कि जहां ये कौम जब दुश्मन के सामने, आपने देख लिया कि क्या हुआ ये 5 और 8 रोज की जंग में इंडिया के साथ जी, 10 गुना ज्यादा अददी एतबार से जहाज ज्यादा, टैंक ज्यादा, हथियार ज्यादा, पैसे ज्यादा, बजट ज्यादा, लेकिन किस तरह रेत की दीवार की तरह ये बिल्कुल गिर गई। वो इसी वजह से यही जज्बा है। इनफैक्ट बात जज्बों की होती है, अगर जज्बे ना हो तो फिर आप पर लोग चढ़ाई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही आपने बड़ी अच्छी बात की, जब जज्बे ना हो तो लोग आप पर चढ़ाई कर देते हैं, आपकी हुदूद को भी पामाल करने से गुरेज नहीं करते हैं, और ये हमारे शोहदा, हमारे माथे का झूमर है। जमील साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब ये जज्बा ना हो और इस तरह के फ़ौजी जवान ना हो तो फिर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी बड़ी आम सी बात हो जाती है। हमने देखा कल इसराइल ने क्या किया, हमें बताया तो ये जा रहा था कि ये जंग अब थमने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि नेतन्याहू मान चुके हैं और हमास के साथ भी बात हो चुकी है, और अब बहुत जल्द हम देखेंगे कि एक सीज़ फायर एग्रीमेंट सामने आएगा। लेकिन इसराइल ने तो कतर में जो हमास का वक्त वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आया था, उस पर ही हमला कर दिया।
ये और इससे आप क्या समझते हैं, आप जंग मजीद फैलेगी, बढ़ेगी ब्रिगेडियर साहब? देखिए, मुझे तो एक पहले सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इट वाज अ बेट, कि एक प्रपोजल दी गई, उसके बाद उनकी लीडरशिप को हमास के बुलाया गया, नोइंग कि वो लीडरशिप यहाँ पर है, कहाँ ठहरी हुई है, और उसके बाद प्लान अटैक किया गया उनको मारने का। वो तो उनकी किस्मत से अल्लाह ने जहाँ जितनी ज़िंदगी दी होती है, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जितनी गई। और आप ये देखें कि 1800 किलोमीटर का ये जहाज़ ने के फासले किए, 10 एयरक्राफ्ट छोड़े, दरमियान में वो गए, टेक ऑफ जब उन्होंने किया तो उन्होंने आपके सामने वो जॉर्डन से गए, इराक से गए, सीरिया से गए, किंगडम सऊदी अरब से गुजरे, और फिर कतर के अंदर उतरे जी सी के कहाँ। और ये पूरा कॉरिडोर होता है जो एक बड़ा प्लान किया जाता है और उसे इजाज़त दी जाती है। जस्ट इमेजिन कि क्या हम अपने आप के लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं कि हमने कल इसी में खुद गिरना है। ये देखिए, उसके बाद कहाँ से वो फ्यूल टैंकर उड़ा, उसने जाकर उसको रीफिलिंग की, क्या वो कतर से दोहा से उड़ा या कहीं और से उड़ा, आप इसको देख लीजिए। आई थिंक ये हमारे लिए, मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत शर्म की बात। और उसके बाद मैंने नहीं स्टेटमेंट देखी कि कोई जीसीसी ममालिक की इकट्ठी स्टेटमेंट हो, अरब लीग की स्टेटमेंट हो या ओआईसी की स्टेटमेंट हो। वी आर हेडिंग फॉर ट्रबल। आप देखें इस तरह तो ये उसने कल नेतन्याहू ने बड़े क्लियर स्टेटमेंट दी है कि मिडिल ईस्ट में एक ही पावर है, दैट इज इजराइल, रेस्ट बाकी सब हानि है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए इसको हमें सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। क्या आपने कोई आपके इसके लिए कोई आपने कोई लहमत बनाया है, कोई स्टेटमेंट बनाई है, कोई इसके ऊपर आपने सोची है बात? आपने इसके लिए ये सोचा कि हमने कोई करारदाद लेकर आए कि आपने कोई सैंक्शन लगानी है इसराइल के ऊपर, कोई आपने ट्रेड सैंक्शन लगानी है, आप सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं जी, टू डू समथिंग। अगर आप और तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में, इकोनॉमिकली एटलीस्ट स्टिमुलेट करें उसको, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस इज वेरी सीरियस अफेयर। इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप इसको सोचें कि ये कितनी खतरनाक खेल से खेला जा रहा है। पास इस वक्त हमें सोचने की बात है कि ये ममालिक लेडर्स हो, तो इसको आप ये सोचेंगे कितना इसको खतरनाक खेल इसलिए हो रही है कि यहाँ पर सब खामोश है। देयर इज ओनली वन प्रॉक्सी है अमेरिकन की, और ये अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। आप प्रपोजल देते हैं, आप डेलीगेशन को बुलाते हैं, ये कौन से जन्मा में, कौन से आदाब में, कौन सी महजब दुनिया में आप ये डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स के अंदर जमीन से बैठे हैं, उनको पता है क्या कैन यू डू इट। और कहाँ पर आपकी यूनाइटेड नेशन, ये कोई जंगल का कानून है, ऐसा ही लग रहा है जो आप जुल्म स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट, ऐसा ही लग रहा है कि जंगल का ही कानून वहाँ पर चल रहा है। जमील साहब, आप क्या समझते हैं, जो कतर जैसे मुल्क जहाँ पर सबसे बड़ी अमरीकी एयरबेस है खलीजी ममालिक के अंदर, उस मुल्क की खुद मुख्तारी पर जब हमला किया जाए तो उसके बाद में खित्ते में जो एक एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है, ये किस तरीके से दूर होगा और जीसीसी ममालिक पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैं इसके 3 हिस्सों में, अगर आप इजाज़त दें तो 2 मिनट के लिए बयान कर देता हूँ, इसके पस मंज़र भी। और पहले तो आपके जो सवाल का डायरेक्ट जवाब मैं दे दूं कि जीसीसी कंट्री से कोई इसका रिएक्शन आने का एहतमाल नहीं है। मैंने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, तमाम सरबराहों के स्टेटमेंट पढ़े हैं, और अभी प्रोग्राम से पहले मैं मॉनिटर कर रहा था कि एक मुल्क के सरबराह भी वहाँ पहुँचे हुए हैं सॉलिडरिटी पेश करने के लिए। देखें अब तक के लिए क्या हुआ, पस मंज़र की अभी मैं बात कर रहा हूँ अगले 1 मिनट में, कि अब तक हुआ क्या। हमने कोई 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन किए हैं ओआईसी के, कोई इसके अलावा कोई 5 के करीब हमने सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन किए हैं। तो जो 4 हमने जो अपने हमारे हैं, जो हमारा ब्लॉक है, जो 57 ममालिक का ब्लॉक है, जो कायम इसीलिए हुआ था कि हम फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा और हम ये अपनी मुस्लिम ममालिक जो मेंबर ममालिक हैं उसके उनकी हम पासदारी के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। हक़ाइक़ ये है कि उन्होंने जो जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन किए उसमें से मज़म्मत दर मज़म्मत और फिर मज़म्मत और फिर दर मज़म्मत, इसके अलावा कर क्या सकते थे? जिस तरह ब्रिगेड साहब ने फरमाया, कर क्या सकते थे? कुछ ना करते तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के मुताबिक ये तंजीम बनी है और बाकी तंजीमें भी जो बनी है रीजनल तंजीमें, उनको ये हक़ हासिल है कि वो एक मजमूई फैसला रेजोल्यूशन पास करके अमल कर सकते हैं।
अपनी फ़िज़ाओं से ना गुजरने देते। ये बम और बारूद लेके हमारी फ़िज़ाओं से गुजर रहे हैं, हमारे इन मुल्कों के जो कि मेंबर ममालिक हैं, और वहाँ से गुजर के और वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उन 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 लोगों पर, और आज कल कतर पे कर दिया उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ना करते अपने फ़िज़ाओं को बंद कर देते। चले कुछ ना करते, कम अज़ कम अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे जिन लोगों जिन ममालिक के हैं। चले वो भी नहीं कर सकते थे तो बाइकाट ही कर देते कुछ चीज़ों का। लेकिन और अगर करना चाहें तो ओआईसी के अपने चार्टर में दिया हुआ है, उसके अपने पैराग्राफ, प्रीएम्बल के पैराग्राफ नंबर 7 में दिया हुआ है कि अगर किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी पर अगर कोई हमला होता है तो बाकी मुल्क उसका ममालिक साथ देंगे। इतनी बड़ी बात चार्टर लिखने वाले ने, और ये जब कायम हुआ 69 में, उस वक्त इसको इतनी बड़ी बात लिखी गई है। क्या इस पर किसी में हिम्मत है? दरअसल हो क्या रहा है, ये 1 by 1 और टर्न बाय टर्न मैं कहता हूँ अगली बारी किसकी बारी, अगर इसी तरह मामला रहा तो फिर जिस तरह पिछले 1 महीने में लेबनान पे हमला हो गया, सीरिया पे हो गया, ईरान पर हो गया, और अब सबसे बड़े एलाई पर हो गया है, कौन किस पर भरोसा करे, कौन किसकी सुने कि भाई कौन सच्चा है और क्या। इस वक्त अगर कोई चीज़ आपके लिए आपकी मदद को आ सकती है तो वो आपका जोरे बाजू है, जिस तरह पाकिस्तान निकला, वो आपकी कुव्वत है, आपकी मखदूश मईशत अपनी जगह पर। मैं पाकिस्तान की इस वक्त मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो मुल्क जिसका कि पर कैपिटा इनकम दुनिया का सबसे ज़्यादा 28,000 के करीब, अगर मुझे सही याद है, इसमें डॉलर्स पर कैपिटा इनकम जिस मुल्क का हो, और उस पर इस तरह कोई हमला कर जाए तो साबित ये हुआ कि आपकी मईशत कितनी भी मजबूत हो, अगर आप खुद मजबूत नहीं हैं तो मईशत आपका साथ नहीं देती। आपकी मखदूश मईशत को तो आप बेहतर कर सकते हैं अपनी काविशों, अपनी कोशिशों से। आप अपनी कुव्वत रातों रात नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान और मेरे हम वतनों को ये इल्म होना चाहिए और इस चीज़ का इदराक है कि मेरा वतन इतना मजबूत और इतना कवी है कि इसकी तरफ मैली आँख उठाने के लिए 10 दफ़ा कोई सोचेगा। लेकिन कतर हो गया, जिसकी सबसे बड़ी एक इकॉनमी है, उस पर हमला, हमारा भाई है, हम सॉलिडरिटी में उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ओआईसी प्लेटफॉर्म है, वो गिरदोनवा के ममालिक हैं। आज मैं देख रहा था और आपके प्रोग्राम से चंद लम्हे पहले भी मैंने सारी ब्राउजिंग की, मजम्मती बयान सर, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हमेशा से हमने देखा है ओआईसी दीगर इस तरह की तंजीमें वो मजम्मती बयान। जी जी जी, नहीं, इस मकसद के लिए ओआईसी का अब तक कोई बयान नहीं आया, जबकि होना क्या चाहिए था कि आर्टिकल 8 के तहत ओआईसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन कॉल करके सिक्योरिटी काउंसिल आएगा भी तो सिर्फ मजम्मती बयान, और इससे बढ़कर कभी कुछ किया ही नहीं गया। हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि मजम्मत से हट के भी ओआईसी और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं अरब ममालिक के, वो कुछ करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो जैसे जमील साहब ने कहा कि अगर कोई सलूशन है तो वो सिर्फ अपने जोरे बाजू के ऊपर है, जैसे कि हमने किया, हमने दिखाया अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, इसके अलावा और कोई बड़ा रास्ता नहीं है। दूसरा ये कि क्या कोई सलाहियत है कतर के पास इस तरह के हमले को रोकने की? वो रोक सकते थे, खुसूसन जब अमेरिका जैसी बड़ा इत्तेहादी और बड़ी बेस मौजूद हो। दूसरा ये कि सर, अब आप समझते हैं इस हमले के बाद में दीगर खलीजी ममालिक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे? बात यह जवाब देखें तो इन ममालिक में, पहले तमाम ममालिक में, कतर में, सऊदी अरब में, इराक में, सीरिया में, हर जगह पर इनकी अपनी फोर्सेस वहाँ पर पहले ही हैं। अमेरिकन ने आके वहाँ स्ट्रेटेजिक एसेट्स रखे हुए, नेवल बेस बनाए हुए, एयर बेस बनाए हुए, टोटली तो उनका कंट्रोल है। आप हैरान होंगे, एक कतर जिसमें उन्होंने अपना एयर बेस बनाया हुआ है, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स रखे हुए, एवरीथिंग, ट्रुप्स वहाँ पर हैं। क्या वो उन्होंने ये सिक्योरिटी दी है कतर को कि अमेरिकन के होते हुए वहाँ पर इजराइल ने आके वहाँ पर अटैक कर दिया? अभी द कॉन्सेंट ऑफ अमेरिकन, बिकॉज आई एम श्योर कि सेंटकॉम से ये सारी सपोर्ट उनको मिली है। और जाहिर है मेरे ख्याल में जो उनका जो फ्यूल टैंक्स के जो होते हैं, ये जहाज होते हैं, वो भी वहीं से मिला। अच्छा। तो आप क्यों फिर कौन सी सिक्योरिटी रहेगी? पहले अब तो आपको सिक्योरिटी देते हैं कि जी आपकी हम सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं, वो भी नहीं आपकी, आपके मुल्क में अटैक हो गया। तो एक ईरान का हवा खड़ा करके दे आर हैविंग अ फन, मेकिंग जोक ऑफ हमारे यार भाइयों को। अगर आप देखेंगे उनको, ईरान के इतना बड़ा हवा क्रिएट करके उन्होंने
सऊदी अरब ने कोई $1 ट्रिलियन के वेपन्स एमुनिशन जहाज खरीदे अमेरिका से। यूएई जिसको कोई थ्रेट नहीं, $40 से $50 बिलियन के। बाकी कतर, कुवैत, बहरीन, जितने आप कंट्रीज की बात कर लें, एवरीबॉडी को $2-3 ट्रिलियन का उनकी वॉर मशीन तो इससे चल रही है, मशीन चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, और ये डरा के रखा हुआ था। और ईरान, देखिए ईरान है शोन रेजिलिएंट कंट्री। वहाँ इराक ने अमेरिका को, इसराइल को सीधे रास्ते पर रखा, जिस तरीके से उसको नुकसान किया, रेजिलियंस शो की। और यही खुदा खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास फ्रंट पे भी ईरान है बचा हुआ, वरना तो वो इराक की तरह यहाँ कब्जा करने आ रहे थे, यहाँ पर वो ऑयल भी ले लेते, गैस भी ले लेते, हमारे बिल्कुल साथ गुलशन के ऊपर आके बैठ जाते, नेक्स्ट टारगेट है पाकिस्तान। सो यू हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग इन मसल्स, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, फौज स्ट्रॉन्ग, पूरी कौम का ट्रस्ट, यू फाइट एज अ नेशन, दिस इज अ थंब रूल नाउ। और आज भी वक्त है, ये शुतुरमुर्ग की तरह ये जो रेत में सर डाल के बाकी अरब ममालिक बैठे हुए हैं, बारी बारी जमीसा जैसे कह रहे हैं, सबकी बारी आ रही है। ग्रेटर इजराइल में सब शामिल हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। क्या यूनाइटेड नेशन में जाके ये क्यों नहीं जाते हैं सारे ममालिक, क्यों ओआईसी क्यों नहीं कहते ये हम इस्लामिक ममालिक इजराइल से कोई ट्रेड नहीं करेगा, अब सब खत्म, नो इम्पोर्ट। देखिए इनका क्या हाल होगा, इकोनॉमी का क्या हाल होगा। सोच हम करें, सोच हम एटलीस्ट वही तो थोड़ी सी आप जान दिखाएं। आपके सामने अगर ये लीबिया पे फ्लाई जोन बना सकते हैं, फलां जगह पे फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन बना सकते हैं, पैलेस्टाइन पे नहीं बना सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के थ्रू ऑर्डर करें ना। बिल्कुल, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपने दुरुस्त फरमाया, बगैर हिम्मत दिखाए कुछ भी नहीं होगा। जमील साहब, आप क्या समझते हैं इस वाक़े के बाद कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात में भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? और दूसरा, आप समझते हैं कि ये जो हमला है ये महज सिर्फ हमास की क़यादत को ही निशाना बनाना मकसूद था, या फिर खित्ते के दीगर ममालिक को एक पैगाम दिया गया? नहीं, दर हकीकत तो ये हमास की क़यादत को इन्होंने बनाया था, लेकिन इसमें सिग्नलिंग भी होती है ना। सिग्नल ये है कि भाई आप सारे के सारे इस तसल्लुत को मान लो इसराइल के इस पूरे खित्ते में, इसराइल को इस पूरे खित्ते में अपना चौधरी मान लो, जो कि तकरीबन बनाई दी गया है, बन गया है। और उस इसराइल ने साबित कर दिया है, इसराइल ने साबित कर दिया है 1967 में, इसराइल ने साबित कर दिया है 1982 में, इसराइल ने साबित कर दिया है 70 की दिहाई में। और इसराइल अब भी हर जगह दंदनाता फिर रहा है और उसको हर किस्म की इम्यूनिटी हासिल है। अगर यही तरीका रहा और यही वतीरा रहा और इसी तरह सपोर्ट मिलती रही इसराइल को बड़ी ताकतों की तरफ से, खासतौर पर अमेरिका की, और मैं बता भी दूंगा कि क्यों ये सपोर्ट मिल रही है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं चंद लम्हे में। लेकिन अगर इसी तरह मिलता रहा तो मैं यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट वहाँ का मैं इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट 10 साल रह के आया हूँ। मैंने कई मुल्कों में यूनाइटेड नेशंस की सरबराही की है अपने इदारे की, और मुझे पता है कि ये यूनाइटेड नेशंस जो है उसका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा अगर इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ इसी तरह उड़ती रहीं। जिन वजूहात के अब आ जाते हैं, इनकी वजह क्या है कि इसराइल को इतनी सपोर्ट, ये बहरी बेड़े, ये बहरे अहमर में बहरी बेड़े, ये मेडिटेरेनियन सी में बहरी बेड़े, ये बेसेस हर जगह इसराइल की सपोर्ट में। दर हकीकत इसकी तारीख मैं अगले 30 सेकंड में बता देता हूँ कि 1897 में जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ बहुत सारे फैसले हुए। वहाँ ग्रेटर इसराइल का भी फैसला था जो कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया है। और ग्रेटर इसराइल में ये सारे जो मुहर्रिकात आप देख रहे हैं, ये उस समत में वो स्टेप है। आधे के करीब उन्होंने अपने अहदाफ हासिल करनी है इसराइल ने, बाकी आधे रह गए हैं। अगली बारी किसकी बारी, उसके बारे में आप सोच लीजिए और फिर आप देखेंगे कि आइंदा क्या होता जा रहा है। देखें किस तसलसल के साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ख़त्म किया, ईरान की ताकत को सीरिया से ख़त्म किया, लेबनान से ख़त्म किया, उससे गज़ा से ख़त्म किया, किस तरीके से सीरिया की उस वज़ाहमत को। बशरुल असद एक वाहिद आदमी था जो आंखें दिखलाता था, गुलान पे कब्जा कर लिया, मजीद अंदर आ गए हैं। किस तरीके से उन्होंने ये JCPO को ख़त्म करके ईरान को बहाना बना के किस तरह स्ट्राइक करना शुरू किया। बिल्कुल ऐसी सारी दुनिया ने देखा और इस तसलसल को वो आगे जारी रखे हुए भी है। जमील अहमद खान साहब, हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में बारिश के बाद जो अर्बन फ्लडिंग हुई है इसके हवाले से।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में वो हुआ जो पहले न कभी देखा न सुना। 9 घंटे की बारिश ने शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। बस्तियों की बस्तियां डूब गई हैं, फ्लाईओवर्स में शगाफ पड़ गए हैं और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे वो सब के सब नाकाफ़ी नज़र आए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें नशीबी इलाकों की, वो तो मुकम्मल तौर पर ही ज़ेर आब है। मलीर नदी और कोरंगी नदी मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो हो चुकी है, इन्हें बंद कर दिया गया है रास्तों को मुकम्मल तौर पर। और जो निश्तर बस्ती है वहाँ पर भी लियारी नदी का पानी पूरी बस्ती में दाखिल हो चुका है और अभी तक निकासी के लिए वहाँ पर कोई ख़ास इक़दाम भी नहीं किए गए हैं। कराची में अपोजिशन जमातों की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए गए और हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन कराची की अपोजिशन जमातें, सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं ख़ास तौर पर, वो कराची में अगर हम बात करें टाउन्स की और यूनियन काउंसिल्स की, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक उन्हें भी मैंडेट मिला है, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर जमात इस्लामी हो। इन तमाम जमातों को यूनियन काउंसिल्स मैंडेट मिला है, लेकिन वहाँ पर भी कोई इक़दाम नहीं किए गए। और इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि हमने पानी को क्लियर कर दिया है, मुतादिद इलाकों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। मजमूई तौर पर ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। साद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बताइए शहर भर की सूरत हाल क्या है और सबसे ज़्यादा बारिश किस इलाके में हुई है शहर में? जी बिल्कुल जवाब, देखिए अगर मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल पे बात की जाए और अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। 130 से 150 मिलीमीटर बारिश कराची में रिकॉर्ड की गई। इससे कबल जो कराची में बारिश हुई थी वो इससे भी कई ज़्यादा बारिश थी, लेकिन वो जो स्पेल था मानसून का वो इस वजह से शहर में इतना मुतासिर नहीं हुआ या शहर में इतनी ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का मामला शायद इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इस मरतबा जो मामला था वो कुछ इस तरीके से था। जब किरथर रेंज के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन के जरिए वहाँ पर बारिश होती है, 6 से 8 लगातार घंटे जब वहाँ पर बारिश होती है तो वो पानी जो अपनी कुदरती जब जो रास्ते हैं गुजरगाहें हैं वहाँ से होते हुए हमारे पास 2 नदियां हैं कराची की मेन, एक लियारी नदी और एक हमारे पास मलीर नदी है। जब इन दोनों नदियों से पानी जब आता है तो वहाँ पर जो गुजरगाहें हैं उनसे गुजरता हुआ समंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद जगहों पे इंक्रोचमेंट है, यहाँ पर चंद जगहों पे उनकी जो है वो निकासी आप का सिलसिला मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं कर सकती है इंतजामिया। इसी वजह से वो पानी जब ओवरफ्लो हुआ तो वो पानी शहर के कई इलाकों में मुतासिर हुआ। जो रिहायशी इलाके हैं अगर उनके हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ तो जो खास तौर पर जो मलीर नदी है वो सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो रही है वो आगे आगे कॉस्बी की तरफ हो रही है। जब कॉजवे की तरफ पानी भर जाता है तो उसके बाद मुतबादिल रास्ता दिया जाता है लोगों को जाम सादिक पुल की तरफ और वहां पर भी पानी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ वहां पर 8 से 10 फीट ऊंचाई से पानी वहां से गुजरता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ये दूसरी नदी की जब बात की जाती है तो लियारी नदी के पानी जब आता है तो ये ठड्डो डैम की तरफ से आता है और जब ये डैम का पानी ओवरफ्लो होता है तो गडाब आते से ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस वक्त जेर आब है। वहां पर गुज़िश्ता रोज एक गाड़ी भी जो है वो जेर आब हुई जिसके अंदर 8 लोग मौजूद थे। 4 की डेड बॉडीज लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाली। 4 में वहाँ के लोगों से अपनी हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत अभी भी अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ से घर छोड़कर शहर की तरफ जाने की, बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल की तरफ आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं। मशीनरीज जो लगाई गई हैं कॉजवे के पास वो मशीनरीज हमें बहती हुई नजर आ रही है। वो मशीनरीज कैसे पानी निकालेगी? जो मशीनरीज हम देख रहे हैं वो पानी में हमें बहती बिल्कुल ठीक है। जो मशीनरी भी लगाई गई थी वो भी पानी में बहती हुई नजर आ रही है। कारें, मोटरसाइकिलें पानी ही हैं। साद शरीफ हमें अपडेट कर रहे थे शहर की तमाम तर सूरत हाल से। आपका शुक्रिया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुनम साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए प्रोग्राम में। शहर में जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। जो कुछ हुआ वो पहले नहीं देखा गया। फ्लाईओवर्स में शगाफ पड़ गए हैं, बस्तियों की बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। जो मशीनरी मंगवाई गई थी वो भी पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। जो टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं मुनम जफर साहब कराची के अंदर, उन टाउन्स में भी सूरत हाल अबतर है। क्या वजह है? क्या जमात इस्लामी ने क़ब्ल इस वक्त इक़दाम नहीं किए थे इलाकों में? बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा देखिए, आपने जमात इस्लामी के 9 टाउन्स का तज़किरा किया है। मजमूई तौर पे इस वक्त शहर के अंदर बाज़ टाउन ऐसे हैं, ओवरऑल शहर के अंदर जो है वो बाज़ जगहों पर ज़्यादा बारिश हुई है और जिस तरह सुरजानी टाउन और गडाब का इलाका है यहाँ बारिश ज़्यादा हुई है मिलीमीटर के लिहाज से और बाज़ इलाकों में कम बारिश हुई है। जहाँ तक जमात इस्लामी के टाउन है, आप देखिए नाज़ाबाद है, नॉर्थ नाज़ाबाद है और इसी तरह लियाकताबाद, गुलबर्ग नई कराची, हाँ लियाकताबाद, गुलबर्ग नई कराची, गुलशन, जिना टाउन, मजमूई तौर पे सब जगह जो है वो जो भी काम किए जा सकते थे इंटरनल नालों की सफाई के वो काम किए गए हैं।
अलबत्ता बात यह है कि जब अर्बन फ्लडिंग की सूरत पैदा होती है, जो मेजर नाले हैं शहर के, उनमें पानी नहीं जाता तो ये पानी बैक करता है, और बैक करने के नतीजे के अंदर होता यह है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत पैदा हो जाती है। अलबत्ता इस दफ़ा बारिश के अंदर एक चीज़ बहरहाल जो बेहतर नजर आई, 1112 कहीं ना कहीं मौजूद था, पिछली बारिश में बिल्कुल मौजूद नहीं था। इसी तरह PDMA के एहलकार भी कहीं ना कहीं मौजूद थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के पिछली दफ़ा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे कहीं ये एहलकार मौजूद हों। खास तौर पे जो मेजर मसला यहाँ हमारे टाउन्स के अंदर आता है, लियाकताबाद टाउन के अंदर गरीबाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद अंडर पासिस, इन अंडर पासिस के अंदर पानी जब भर जाता है और कोई अमला मौजूद ना हो, KMC कहीं नजर ना आ रही हो, तो उसके नतीजे में ये होता है कि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है, खास तौर पर ट्रैफिक का। मोहम्मद जफर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे जो टाउन्स हैं वहाँ हमने काम किया, और लेकिन जैसे जो आपने इशारा किया, यही बात जब मेयर करते हैं तो आप लोग नाराज़ होते हैं कि ऐसा नहीं है कि नदियाँ जब ओवरफ्लो हो जाए, बारिश तेज़ हो जाए तो फिर थोड़ा टाइम लगता है पानी उतरने में। लेकिन जो सुरजानी है, आपका ही वो टाउन है, वहाँ से आपका उम्मीदवार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देखने में आई है कल से लेकर अब तक। जो सुरजानी टाउन से लेकर नॉर्थ कराची का जो मेन रोड है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा रहा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। अच्छा देखें, इसमें ना जो मेजर प्रॉब्लम है, देखिए सुरजानी टाउन जमात इस्लामी के पास नहीं, मंगोपीर टाउन का हिस्सा है जी। लेकिन सुरजानी टाउन से जो पानी का रेला आता है वो नई कराची की जानिब आता है। नई कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तकरीबन 55-60% नाले नई कराची में हैं, और ये नई कराची के नाले 0 पॉइंट पे जाके गुजर नाले में मिलते हैं। अब गुजर नाले की सूरत ये है कि अगर कराची से 20,000 टन कचरा निकलता है तो ये कहाँ जाता है? 10,000 टन कचरा तो चला जाता है लैंडफिल साइट पर। अब बकिया कचरा तो इन नालों में जाता है। जब मेजर नालों की सफाई नहीं होगी, और सूबाई हुकूमत ने 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए मेजर नालों की सफाई के लिए, ये नालों की सफाई तो एक मुस्तकिल अमल है जिसको KMC को अंजाम देना था। हमने खुद कल देखा, परसों देखा, हमारे अपोजिशन लीडर ने विजिट किया और देखा ये कि जगह जगह चोकिंग पॉइंट बने हुए हैं, नालों के अंदर कचरा है, लेकिन कोई मशीनरी KMC की उसको साफ करती नजर नहीं आ रही है। यही बात जब हम करते हैं मुर्सा वहाब साहब से कि भाई आप नालों की सफाई का अमल तो कीजिए, तो जिसके नतीजे में अगर मेजर नाले साफ नहीं होंगे शहर के तो क्या होगा? उसके नतीजे में तो ये कैफियत पैदा होगी कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत। लेकिन बहरहाल मेयर कराची का दावा यह है कि शहर के तमाम नालों को क़ब्ल अज़ वक्त साफ कर लिया गया था। अच्छा मुदम साहब, एक बड़ी अहम बात है वो ये कि अगर जो 9 टाउन आपके पास है, सूरत हाल वहाँ पर भी जो ख़ास तौर पर सड़कें हैं, सड़कों का टूट फूट का शिकार होना एक बड़ी वजह बनता है हादसों का भी, और ये बड़ी वजह बनता है जब बारिश के पानी से वहाँ खड्डे बन जाते हैं, पानी जमा होता है और खड्डे नज़र नहीं आते, तो लोगों को वहाँ पर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो टाउन आपके पास है, सड़कें तो वहाँ भी टूट फूट का शिकार है, वहाँ क्यों मरम्मत नहीं करवाई गई? पहले मेजर सड़कें ना, जितनी भी मेजर सड़कें हैं वो मेजर सड़कें KMC के पास हैं। चाहे आप शारा नूरजहां की बात कर लें, चाहे आप शेरशाह सूरी की शारा की बात करें, शारा पाकिस्तान जो मिलाती है शारा पाकिस्तान सोराब बोर्ड से टुवार्ड्स लियाकताबाद जाती है। अब देखिए ना, 3 हट्टी के मुकाम पर गड़ा पड़ा हुआ है, तो भाई ये मेन शारा है शेरशाह सूरी। जहांगीर रोड की हालत वर्स्ट हालत है और ये 4 से 5 मरतबा टूट चुकी है। लेकिन गुलबर्ग की जो मुल्हिका जो सर कनेक्टेड गलियां हैं, जो कनेक्टेड रोड्स हैं, मेन शारा से आके मिलते हैं, पानी वहां भी मसाजिद में दाखिल हो रहा है। ये मसला है, और इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर तो ये किया सकता था कि हमारे टाउन चेयरमैन, GC चेयरमैन और जो हमारी मुंतखब लीडरशिप है वो आबादियों के अंदर जगह जगह मौजूद थे। कल रात गए तक भी लोग मुदम साहब प्रोएक्टिव इक़दाम क्यों नहीं किए गए? पहले क्यों नहीं किए गए आपने अपने टाउन में कि यहाँ बारिश होने वाली है, सारी दुनिया को पता था कराची में अब मानसून का नया स्पेल आ रहा है, यहाँ बारिशें होंगी, आप लोग इक़दाम कर लेते पहले से ही, खासतौर पर मेन शाहराओं का ना करते, जो बजाय इसके प्लीज सवाल पूरा लीजिए, बजाय इसके कि बारिश के बाद में आपके जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर आए और फिर फोटो सेशन करवाएं, फिर डिजिटल मीडिया पर डालें कि जमात इस्लामी शहर में नजर आ रही है। जो टाउन आपके पास है वो पहले से गलियों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, गलियों की मरम्मत और सड़कों की मरम्मत, जहां तक 4 टाउन हमारे ऐसे हैं कि जहां अभी SSGC का काम चल रहा है। SSGC के काम में जब तक NOC नहीं मिलेगा आप उन गलियों की कारपेटिंग नहीं कर सकते, इंटरनल सड़कों की कारपेटिंग नहीं कर सकते। अगर आप कर भी देंगे तो उसके नतीजे में मसाइल पैदा होंगे। और SSGC ने अक्टूबर तक का टाइम मांगा है कि अक्टूबर तक हम अपनी जो 35-40 साल पुरानी पाइपलाइनें हैं, ये गैस की लाइनें तब्दील कर रहे हैं। जैसे ये काम मुकम्मल होगा, इंटरनल सड़कों पर पेवर ब्लॉक का काम भी इंशाल्लाह शुरू होगा, और साथ साथ जो कनेक्टिंग गलियां सड़कें हैं उसको भी इंशाल्लाह ताला हमारे काम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसी दर्जे में शुरू हुआ है, लेकिन तो ये मुदम साहब कब तक हो जाएगा? देखिए, पहला ये वाला सीजन तो अब ऑलमोस्ट गुजर गया, अभी शायद एक स्पेल और आएगा कराची के अंदर,
जमात इस्लामी को तो 9 टाउन मिले थे, वहाँ इकदाम नहीं हुए। और एक और बात है मुदम साहब, नई कराची टाउन और इन सारे इसी तरह मॉडल टाउन, इन्होंने 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया है कि हम 30 अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लेंगे SSDC में, और जैसे ही वो NOC देते हैं इंशाल्लाह ताला इंटरनल गलियां और इसी तरह कनेक्टिंग सड़कों पर भी इंशाल्लाह काम शुरू नजर आएगा। और जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और काउंसलर्स वगैरह तो पहले कभी नजर आ जाया करते थे जब आप लोग अपोजिशन में हुआ करते थे, इस बार आपको 9 टाउन मिले, नहीं नजर आए। कल कराची की सड़कों पर आप लोग तो डिजिटल मीडिया पे भी कल नजर नहीं आए सर। नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद मौजूद था, मैं गुलबर्ग टाउन में मौजूद था, मैं नाजाबाद टाउन में था, इसी तरह नाजाबाद टाउन में बिल्कुल यानी मेन जो है वो ईदगाह के पास जो है वो कैंप लगा हुआ था, वहाँ सारे लोग मौजूद थे, दीगर इदारे भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब काउंसलर हजरात, नाज़मीन हजरात, जमात इस्लामी के कारकुनान जो सड़कों पर जब वोट लेने की बारी आती है नजर आते थे, नहीं नजर आए। अब जब वोट मिल चुका है तो उसके बाद आप लोग सड़कों पे नजर नहीं है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, आप ईदगाह की बात कर रहे हैं, आपने कहा आप ईदगाह के पास मौजूद थे। जी ईदगाह के पास मरकजी कैंप मौजूद था, वहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन जो पूरी शारा है, लेकिन मुदम साहब ईदगाह से लेकर जो रोड जो मेन एमएच रोड जा रही है, ईदगाह सर, ईदगाह के बाहर ही जो पानी की सूरत हाल थी, वहां पर कारें और मोटरसाइकिलें डूब रही थी, वहां से तो पानी निकलवा नहीं सके आप। नहीं देखें, बात यह है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को इदारा है, आप मुझे बताइए, आप जरा सवाल कीजिए मुर्तजा वहाब साहब से, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपने से काम कर रहा है, इसको पीपल्स पार्टी जो है उसको शेयर करती है। आप मुझे बताइए, शहर का कचरा उठाने का इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इस शहर के अंदर कोई इदारा ऐसा है कि जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो? आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी 17 साल से बरतर इक़्तिदार है, MQM 30 साल तक इस शहर के अंदर ऑल एंड ऑल रही है, इन लोगों ने शहर को तबाह कर दिया, शहर के हर इदारे को तबाह कर दिया और मेरिट पर लोगों को भर्ती किया गया, शहर के सारे इदारों को लूट कर खा गए और आज भी शहर को डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं। आप जरा सवाल जो आपको मिला सर, उनसे तो करते हैं, जब उन्हें वोट मिलता है उनसे सवाल करते हैं। इस बार आपको वोट मिला है यूनियन काउंसिल्स में, टाउन्स में, तो आपसे भी सवाल करना हमारा हक है। हम यही आपसे भी पूछना चाह रहे हैं, जो टाउन्स आपको मिले उनकी सूरत हाल के बारे में आप बताइए मजमूई तौर पर। मुर्तजा वहाब साहब से तो जो 17 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? 18वीं तरमीम हो जाती है, उनसे तो मुदम साहब कता कलामी की माजरत, उनसे तो इतने सवाल होते हैं कि वो नाराज होते हैं कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जो टाउन्स आपको मिले वहां पर आपने क्या किया? देखें, जहां हमें वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पार्क डेवलप करे हैं, हमने खेलों के मैदान डेवलप किए हैं, हमने सीवरेज और पानी का वो काम जो हमारे जिम्मे नहीं था, जो पीपल्स पार्टी को करना था, वो सीवरेज का सिस्टम तो जो आपने किया वो तो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है। कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त हुआ। मुदम जफ़र जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। कराची में दावे तो तमाम ही जमातें करती हैं कि इक़दाम किए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर जो कुछ कराची में हुआ वो सबके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।